नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष त्रिवेदी। आज क्या विशेष है? देखिए, विशेष पिछले कुछ दिनों से और हर आदमी के मन में एक ही बात है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बचेगी। अभी तक पहले एक सियासी दांव पेच चल रहे थे, फिर लड़ाई सड़क पे हुई। अब ये लड़ाई सियासी और सड़क से अब जा चुकी है कोर्ट और कचहरी में, और सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर हियरिंग भी हुई, इसमें बातचीत भी हुई, जहाँ पर जो रिबेल एमएलएज हैं, बागी एमएलएज, उनको एक तरह की राहत मिली है, लेकिन फ्लोर टेस्ट भी वहीं तक टल चुका है। अब आगे ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा कि महाराष्ट्र की सियासत अब किस करवट बदलेगी। लेकिन फिलहाल के सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बागियों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता जो नोटिस है, जो क्वालिफिकेशन नोटिस था, उसका जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया है और 5 दिन में उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज सियासी घमासान पर होगी अपने एक्सपर्ट्स के साथ पूरी चर्चा। अब ये बगावत है, ये अब अदालत के चौखट तक है और सियासी संग्राम में हर ओर से सियासी बाजियां पलटी जा रही हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है, वहीं एससी में शिंदे कैंप की याचिका पर सुनवाई हुई, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने अपना एक्शन जारी रखा और सभी बागी 9 मंत्रियों से उनके पद को हटा दिया गया। लेकिन इस बीच संजय राउत को ईडी ने समन भी भेजा है। ईडी ने कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ भी होगी। तो देखिए, 3 तरफ पर भी लड़ाई चल रही है, बल्कि एक और भी जगह है जहाँ पे लड़ाई चल रही है। सड़क पर देखिए, यहाँ पे घमासान शुरू हो ही गया है। अभी तक हम खबरें सुन रहे थे कि केवल जो उद्धव ठाकरे का कैंप है, जो फैक्शन है, वो सड़क पर उतरा है, लेकिन ये भी खबर आई है कि दूसरी तरफ से भी लोग आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है, कहाँ से लड़ाई जा रही है। हमारे साथ अरविंद जयतिलक हैं, जो कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, और मयूर पारिक हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले अरविंद सर, आपके पास आना चाहूँगा मैं। क्या एक अंग्रेजी में कहावत है सर कि स्टॉपिंग द इनएविटेबल, कि ये होना तो है, बस समय और लग रहा है। क्या ये वही कहानी है, या अभी भी आपको दिखता है कि किसी दाव पेच के जरिए उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा सकते हैं, और सरकार के साथ साथ ज़्यादा बड़ी लड़ाई उनके लिए इस समय ये है कि वो पार्टी की कमान को बचा लें? बिल्कुल, देखिए, एक कहावत है कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं, हवा के रुख पर उनको चलना होता है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे साबित किया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और बागी नेता अपने अपने ढंग से लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, अब जो है अदालत के चौखट पर आकर के ठहर गया है। अब अदालत ने तय कर दिया है कि 12 जुलाई से पहले आपको फ्लोर टेस्ट नहीं करना है, और उन्होंने स्पीकर को जो है कड़े तलखी में कहा है, ताकीद किया है कि क्या आप अपने आप में जज बन गए? अगर आपके यहाँ जो है ईमेल किया जाता है समर्थन वापसी का, उस पर आप कंसीडर किए बिना जो है पूरी तरह से ठान बैठे थे कि इन लोगों को अयोग्य कर दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से महाराष्ट्र के सड़कों पर जो बवाल चल रहा है, चाहे वो शिवसेना गुट के हों, चाहे वो बागी गुट के हों, जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, उसको भी अदालत ने गंभीरता से लिया है, और जो बागी विधायक हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करने को कहा है। अब देखिए, ये पूरी जो है राजनीति कहीं ना कहीं जो है अपने अपने अंदर खाने में सिमटी हुई है, इस अर्थ में कि आगे जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या करता है। लेकिन इस बीच जितना संभव हो पा रहा है, अपनी अपनी जो है गोटियां बिछाई जा रही। जैसे आपने बताया कि किस तरह से शिवसेना की जो सरकार है, महा विकास आघाड़ी की सरकार जो है, जो बागी विधायक हैं, जो मंत्री थे, उनसे मंत्रालय छीन लिया गया है, और जो है अन्य विधायकों को मंत्री बना दिया गया है, या जो उन्हें अन्य मंत्री थे उनको सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है कि अब जो है जो बागी विधायक हैं राज्यपाल से मिल सकते हैं, जाकर के समर्थन वापसी की बात कर सकते हैं, और अन्य जो और क्रियाकलाप हैं जिससे कि सरकार को गिराया जा सके और अपनी सरकार बनाया जा सके, इस प्रक्रिया में भी लग सकते हैं। देखना, मैं आप ही के चैनल पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने कहा था कि यह जो है मामला अदालत तक जाएगा और अदालत फिर तय करेगा। जिस तरह से आज आपने देखा बहस में अभिषेक मनु सिंघवी जी वकालत करते नजर आए कि जो है 212 आर्टिकल के तहत जो है कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर
सकता है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कहा, बिल्कुल हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन विधायी प्रक्रिया क्या होना चाहिए यह तो हम देख ही सकते हैं, ऊपर तो नजर रख ही सकते हैं। यानी सीधा तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट जो है भले इस मसले को स्वतः संज्ञान न लिया हो, लेकिन उसकी चौकट पर जब जो है शिंदे गुट जाता है, अपनी बात रखता है, तो उसको गंभीरता से लेता है। यानी जो एक लोकतंत्र की जो हमारे यहाँ खूबसूरती है, जहाँ शक्तियों का पृथक्करण है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है भली भांति जो है अपने अपने जो उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसको निर्वहन करते दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके पहले यानी 11 जुलाई से पहले जो नोटिस दिया गया है, चाहे वो विधानसभा स्पीकर हो या फिर जो सचिव जो है या वहां के जो डीजीपी है या केंद्र सरकार हो, लोग जो है आगे जो है अपना दांव किस तरह से चलते हैं। लेकिन इतना तय है कि 11 जुलाई से पहले न तो सरकार बनने की संभावना है और न ही फ्लोर टेस्ट होने की गुंजाइश है। अब यह देखना होगा कि आगे ये दोनों दल जो एक बागी हैं और एक सत्ता में है, वह किस तरह से अपनी लड़ाई को धार देते हैं। जी मयूर सर, आपसे आपके पास आता हूँ, मेरे सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो समय मिला है 11-12 जुलाई तक स्टेटस को का, ये एडवांटेज किसको ज़्यादा देगा? देखिए, एडवांटेज भले आज पटाखे छोड़ दिए हों श्रीकांत शिंदे के घर पे उनके बेटे ने, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने भले आज पटाखे छोड़ दिए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एडवांटेज किसी भी ग्रुप को है। हाँ, सेटबैक जरूर है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए कि अब वो डिस्क्वालीफाई 16 लोगों को नहीं कर सकते। अगर ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई, 16 विधायक यदि डिस्क्वालीफाई हो जाते तो एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है उसकी एकता आज खत्म हो जाती। आज शाम को देखिए, बहुत सिंपल तरीके से महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले उन्होंने 16 को ही नोटिस बजाई, 35 लोगों को नहीं, 35 विधायकों को नहीं। क्यों? क्योंकि यदि 16 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो कि इसमें सबसे ज्यादा लीडिंग रोल इस समय निभा रहे हैं, तो बाकी के अपने आप भाग के आ जाते, क्योंकि 2/3 का अलग गुट ही नहीं बन पाता। तो अब उसके ऊपर स्टे लग गया है, इसीलिए श्रीकांत शिंदे गुट ने इस बात का राहत का दम लिया है कि वो 35 के 35 लोगों को अपने साथ में एक बनाए रखेंगे। लेकिन देखिए, दूसरा एडवांटेज जो है वो इस समय मौजूदा शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार को भी है, और वो ये है कि अब वो गेम ऑफ पेशेंस जो है उसका टेस्ट कर सकते हैं। गेम ऑफ पेशेंस का टेस्ट का यानी मतलब ये है कि जितने भी विधायक मुंबई से गुवाहाटी गए हैं, उनको आज 7 दिन हो गए पहुंचकर। अब उनको लगभग यदि कोर्ट की राह पे आगे चलना है तो न्यूनतम और 15 दिन रुकना होगा, और इतने समय के अंदर ग्राउंड रियलिटीज पे जो चेंजेस होंगे और ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स शिवसेना ने खेलना शुरू कर दिया है कि जगह जगह पे तोड़फोड़ करो, पथराव करो, नारेबाजी करो, डराओ धमकाओ। स्टेट पुलिस जो है वो इस समय शिवसेना के पास, एनसीपी के पास है, तो वो अपने दांव खेलेंगे। तो इस समय ऐसा हुआ है कि जो खेल हमें लग रहा था कि इस मंथ एंड तक फिनिश हो जाएगा और लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में नई सरकार गठित होने के आसार हैं, या तो रिबेल एक्सपेल हो जाएंगे और ये सरकार कंटिन्यू करेगी। ये दोनों ही जो परिस्थितियां थी उसको और 15 दिन का टाइम मिल गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि अब ये जो पॉलिटिकल दांवपेच है वो आने वाले दिनों में लीगल दांवपेच के साथ में तारीख पे तारीख बनाते हुए जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अरविंद सर, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जो कि कोर्ट में थे, दानिश आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, जरा हमें एक बात समझाइए कि यहाँ पे क्या क्या बात हुई और जो ऑर्डर पास हुआ है वहाँ पे क्या क्या बेसिक ऑर्डर निकल के आए हैं। दानिश, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हमारी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे लगता है कि दानिश को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। हम दानिश के पास फिर से लौटेंगे। अरविंद सर, आपसे अब ये मेरा सवाल था, जो बात हमें मयूर सर ने भी कही, ग्राउंड टैक्टिक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अब जब क्योंकि जो विधायक हैं वो तो अभी गुवाहाटी में हैं,
और चाहे नंबर नहीं है अभी महाविकास आघाड़ी सरकार के पास, लेकिन कम से कम वो बम्बई में है, वो शहर में बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र में है। लेकिन क्या ये ग्राउंड टैक्टिक्स, देखिए चुनाव होते तो ये ग्राउंड टैक्टिक्स समझ भी आते, यहाँ तो बात है सरकार बचाने की। तो ये ग्राउंड टैक्टिक्स का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इनका क्या फायदा होगा, हमें समझाने की कोशिश कीजिए जरा। पारिक जी के बातों को सहमत हूं, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए पूरी लड़ाई जो है दो आधार पर लड़ी जा रही थी। एक जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड, दूसरा इमोशनल ग्राउंड। प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप देखिए कि पूरी तरह से आज संख्या बल जो है शिंदे के पास है, यानी जो है वो सरकार को गिराने में, अस्थिर करने में, ये पूरी तरह से फ्लोर टेस्ट अगर होता है, अगर एकजुट रहते हैं तो कामयाबी इनको मिलनी तय है, क्योंकि इनके पीछे एक बड़ी शक्ति है। जैसा कि अब ये पर्दे के सामने से पूरी तरह से स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, साथ में है, तो इसमें कोई ये नहीं है। अब रही बात इमोशनल ग्राउंड की, लड़ाई देखिए इमोशनल ग्राउंड से नहीं जीती जाती है। युद्ध के समय जो है नए हथियारों का आविष्कार नहीं किया जाता है, जो पुराने हथियार है उसी से लड़ा जाता है। जिस तरह से शिवसेना के लोग जो है सड़कों पर उतर करके शिंदे गुट के खिलाफ या तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनमानस में इसको स्वीकार्यता नहीं मिलती है, या कहीं ना कहीं जो है उसके खिलाफ ही जाता है। तो ये जो ग्राउंड टैक्टिक्स की बात हो रही है, इससे डर करके ये 12 दिन और ठहरने के नाम पर जो है वो वापस चले आएंगे मुंबई और शिवसेना के मार्ग में चले जाएंगे। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। उसका स्पष्ट कारण है कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो एक किस्म से जो ताकीद किया है, उसे साफ जाहिर होता है कि पूरा जो है ऊर्जा जो है शिंदे गुट के खेमे में समाहित हुआ है। यानी जिनको भय था कि अगर आज शाम तक अपना स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं तो उनकी योग्यता के लिए जो है संकट खड़ा हो सकता है, अब उसका पूरी तरह से बचाव हो गया है। स्पीकर को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप अपने आप ही जज बन जाएंगे क्या। तीसरी चीज, जिस तरह से वहां पे कानूनी धाराओं के तहत कहा गया कि इस विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी इनकार कर दिया। ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो है शिंदे गुट जो बागी गुट है उसको जो है ताकत देते हैं। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में आप देखिएगा ये जो शिंदे गुट है अपनी लड़ाई को जो है जारी रखेगा। और अब तो चूंकि राज्यपाल साहब भी जो कोविड में थे अब आ गए हैं राजभवन में, तो ये लड़ाई जो है अब त्रिकोणात्मक चलेगी। एक तो अदालत में इसका जो लीगल जो है ग्राउंड है वो तो पता चल ही रहा है, दूसरी तरफ राजभवन से भी नए नए चीज आपको सामने देखने को मिलेंगे। और चूंकि राज्यपाल जो कहा भी जाता है कि जो केंद्र सरकार होता है उसका जो है एक जो है एक्सटर्नल एजेंट भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए इस लड़ाई को जो है शिवसेना जितने दिन गुजरेंगे 11 तारीख तक थकती जाएगी। वह केवल अपने सरकार में बैठे हुए लोगों के जरिए चाहे जो कुछ निर्णय करा ले, चाहे जितना फंड रिलीज करा ले, लेकिन असल लड़ाई तो जो फ्लोर टेस्ट के ही जरिए ही होगा। और मेरा मानना है कि आज की तारीख में आदरणीय मयूर पारिक जी ने सही कहा, अगर ऐसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद जो है यह बिखर जाते। लेकिन मुझे लगता है कि यह बिखरने के बजाय और इनमें जो है तासीर जो है राजनीति की जो तासीर है इनको गर्म की है और आपस में संगठित होने के लिए और ऊर्जा मिली है। जी चलिए दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, हमें पहले बताइए कि कोर्ट में क्या क्या हुआ और क्या मेजर ऑब्जर्वेशन रही जज की, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्डर में क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आई हैं। देखिए जो महाराष्ट्र में जो भी सियासी खेल इस समय चल रहा है वो आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने आज सुबह शिंदे के गुट की 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करी थी। तो आज की सुनवाई के दौरान सबसे पहले जो बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के वकील से पूछा, उन्होंने यही पूछा कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आपने कैसे अप्रोच कर लिया है, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट आप क्यों नहीं गए। तो उस पर उनके गुट के वकील ने रिप्लाई करते हुए कहा कि जितने भी एमएलएज हैं, रेबल एमएलएज हैं, जान और माल को खतरा है। और काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स भी उन्होंने बताया कि इसी के चलते हम लोगों को लगता नहीं कि हमको एक प्रॉपर मुंबई में रहकर एक लीगल रेमेडी मिल पाएगी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना था इस चीज़ के लिए। और इसके अलावा अब जो उनके वकील थे उन्होंने ये भी बोला है कि साफ साफ कि जो शिवसेना के जो एक स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी पब्लिक कमेंट किया था जिससे सीधा सीधा थ्रेट उनकी लाइफ को आता है। तो इसी के चलते ऐसे कुछ मेजर एग्जाम्पल्स जो थे वो आर्ग्यूमेंट में सामने आए थे। लेकिन इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो महाराष्ट्र सरकार को आज डिफेंड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी तरह से पूरी प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी एमएलएज हैं सबको एक सिक्योरिटी दी जाएगी। और बाद में अपने ऑर्डर में, वर्बल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश भी दिया है कि जितने भी एमएलएज हैं, चाहे वो बागी हैं या नॉन बागी जो हैं, उन सबको एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए ताकि किसी को भी किसी तरह की समस्या और प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा जो शिंदे के गुट से जो वकील थे उन्होंने ये भी बोला कि डिप्टी स्पीकर इतना बड़ा एक डिसीजन
सकते हैं, क्योंकि खुद उनको उनकी पोस्ट को चलते हुए एक प्रस्ताव है, तो वो लीगली बैक नहीं कर सकते किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने का। तो ये कुछ ऐसी मेन आर्गुमेंट्स थी जो शिंदे के गुट की तरफ से आर्ग्यू किया गया। और इसके अलावा जो कांग्रेस की जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने पूरी चीज़ को सीधा उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा है कि जो भी ये हो रहा है कुछ इसमें सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है। और आगे जाकर लेकिन अगर मैं आदेश की अगर बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक शिंदे गुट के जितने भी एमएलएज हैं उनको तो मेजर राहत दे दी है। अब जो डिप्टी स्पीकर हैं और वाइस स्पीकर जो है वो कोई कदम नहीं उठा सकते इन एमएलएज को इन एमएलएज के अगेंस्ट। और इसके अलावा 11 जुलाई को अगली हियरिंग होगी और आने वाले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने सारी ही पार्टीज को एक समय दिया है सारे जवाब देने के लिए, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, या चाहे वो शिंदे के गुट के चाहे शिंदे का गुट क्यों ना हो। इन तीनों ही पार्टीज को आने वाले 3 दिनों में जवाब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है। और 2 दिन का एडिशनल टाइम और दिया गया है अगर किसी को काउंटर एफिडेविट देना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिंदे गुट के एमएलएज हैं उनको आज सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। मयूर, अब आपसे ये सवाल मेरा होगा, ये जो हम अक्सर पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, जो पूरा कि भाई 2/3 से ज़्यादा अगर नेता हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। फिर कहीं किसी ने कहा कि नहीं, एक कहीं बात आई कि नहीं आपको मर्जर करना पड़ेगा बीजेपी में, आप एक नया फैक्शन नहीं बना सकते। जरा थोड़ा सा आसान शब्दों में हमें बताने की कोशिश करें कि ये पूरा क्लॉज कहता क्या है पूरी कहानी है। देखिए, बहुत साफ है। अब इसकी कहानी जो है वो पिछले 50 सालों से हर 5 साल के बाद ये क्लॉज जो है वो अपने आप में चेंज होता रहा है। वाजपेयी जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव गांधी से लेके जितनी भी बड़ी मेजर सरकारें आई, उन्होंने अपनी मेजोरिटी के तहत इस कानून में बदलाव किया। आया राम गया राम ये शब्द हमने सुना है, क्योंकि एक राम नाम का विधायक था जो एक ही दिन में जो है 7 से ज्यादा पार्टी बदल चुका था, इसलिए आया राम गया राम ये वर्ड जो था वो एस्टैब्लिश हो गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पहले क्या था, तो पहले 1-2 विधायक चले जाते थे, इस पर रोक लगाई गई। ये तय किया गया कि मिनिमम 50% होना चाहिए। फिर उसमें नया संशोधन आया कि न्यूनतम 2/3 होना चाहिए। फिर इसमें नया संशोधन आया कि 2/3 से कुछ नहीं है, आपको पूरी पार्टी जो है वो अलग लेके जाना होगा। इसके साथ एक चीज और भी मर्ज हो गई कि आप पार्टी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए पार्टी का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रिफर करना होगा। तो अब हम ये पूरे की पूरी जो खिचड़ी है, जो कानून बना है, दैट इज सब्जेक्ट टू द आर्ग्यूमेंट। और इस कानून का किस परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ निकाला जाता है, ये हर साल में चेंज हो रहा है। हर गवर्नमेंट, हर गवर्नर और हर कोर्ट अपने हिसाब से परिस्थिति के अनुसार उसे डिफाइन कर रही है। जहां तक बात है शिवसेना की, पहले ये आर्ग्यूमेंट आ रही थी, बहुत ही सटीक आर्ग्यूमेंट थी कि 2/3 बहुमत है और इसीलिए शिंदे जो है पूरी की पूरी शिवसेना पार्टी को ले उड़ेंगे। फिर पता चला कि पार्टी का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि पार्टी अध्यक्ष जो है उसी को सबसे ज्यादा पावर्स दिया हुआ है। तो ये विकल्प अब बंद हो चुका है। बहरहाल जो ये कहा जा रहा है कि 2/3 पार्टी से अलग होके दूसरी पार्टी में चले जाएं या फिर अपना अलग अस्तित्व बनाएं, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, ये 2/3 गुट यदि अलग वोट करता है, क्योंकि 2/3 का ये गुट बन चुका है और वो डेमोक्रेटिक लॉ के तहत पार्टी का व्हिप खुद डिसाइड कर सकता है, पार्टी का लीडर खुद चुन सकता है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के तहत होता है, वो पार्टी के अधिकारों के तहत नहीं होता। लेकिन यहां पेंच अटक गया है कि स्पीकर नहीं है तो सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर नरहरि झिरवड़, और नरहरि झिरवड़ के पास वो पावर्स नहीं है जो पावर्स एक परमानेंट स्पीकर के पास होती है। तो डिफेक्टो पावर शिफ्ट होती है गवर्नर के पास। अब गवर्नर जो चाहे फैसला ले ले। तो कुल मिला के जहां तक मेरी समझ है, ये 2/3 जो विधायक हैं, ये तमाम विधायक अपना गुट बना के एक अलग व्हिप जारी करेंगे और इन्हें जहां पर भी वोटिंग करना हो वो करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल मैं लेता हूं यहाँ पे अरविंद सर आपसे। सरकार
चलिए रहती है नहीं रहती है वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन इस समय उद्धव ठाकरे की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो बाला साहब की लेगेसी और शिवसेना की लेगेसी को अपने पास रखने की, वो कितनी मुश्किल होगी आगे आने वाले समय में। उचित ही कहा। देखिए, अब सारा दारोमदार जो है शिवसेना के जो छत्रप हैं उद्धव ठाकरे साहब, उनके व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर निर्भर करता है। अगर वह जो है संगठन को मजबूत करने में सफल हो जाते हैं, जैसा कि देखा गया कि वो तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर के जो अध्यक्ष थे उनके साथ मीटिंग की, लेकिन जो है असली खेल तब शुरू होगा जब जो 39 जो विधायक हैं जो अलग हैं, वह जमीन पर महाराष्ट्र के उतरेंगे और जो है अगर सत्ता से हटाने में कामयाब हो गए तो ये तय मानिए कि ये जो विधायक हैं ये शिवसेना के विधायक हैं और जो है ये जमीन पर इनकी भी अपनी एक जो है स्थिरता है, ये अपना भी इनका एक जनगणित है। तो वो जो है कुल मिलाकर के अगर भविष्य की राजनीति में डैमेज करेगा तो शिवसेना को ही करेगा। यानी सीधे तौर पर जो है तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर तक यानी केंद्रीय मुख्यालय तक उसमें डिवीजन होना तय है। क्योंकि ये जो नेता तपे तपाए नेता हैं उसमें जो 15-16 जो नेता हैं वो शिव सैनिक ही मात्र नहीं है, वो शिव सैनिक के साथ साथ जो है शिवसेना की रीढ़ की हड्डी भी है, जो संगठन के जो है मसीहा माने जाते हैं। तो अगर ये निकल जाते हैं पार्टी से, अलग पार्टी बना लेते हैं या विलय कर लेते हैं, तो एक शिवसेना के पास जो एक संकट होगा, जो एक जमीनी जो मजबूत स्तंभ होते हैं, वो कहां से लाए और किस तरह से अपनी पार्टी को जमीन स्तर पर जो है एकजुट करे। तो यह जो आने वाला जो वक्त होगा ये काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज तय है कि जिस तरह से संजय राउत जैसे लोग जो है पूरी तरह से एक पार्टी का एक सत्ताधारी पार्टी के नेतृत्व, उत्तरदायित्व और जो एक आचरण होना चाहिए, जिस तरह उसके खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, तो जनमानस में उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो ये संकेत जा रहा है कि एक जो है मजी मजाई जो पार्टी है, एक सत्ताधारी पार्टी है, उसके एक शीर्ष नेता का इस तरह की जो है जुबान की जो टेक्नोलॉजी है वो सही नहीं है। जैसा कि वो बोलते हुए देखे गए कि 40 जो है के वहां से डेड बॉडी आएंगे, 100 आएंगे, तो ये कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो है जनमानस में जो शिवसेना की के प्रति जो आकर्षण है उसको कम ही करेगा। तो इन सारी चीजों को शिवसेना को जरूर ध्यान देना होगा। जी शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए लड़ाई लंबी है तो आपका भी साथ हम थोड़ा लंबा चाहेंगे और हर समय समय पर आप तक आते रहेंगे। अभी तक देखना है कि ये जो स्टेटस को उसके बीच